पिछले दिन तक हम लोगों ने बात किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। जिस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं आपको क्या बोला था कि यदि कोई दो वेक्टर रहे, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में रहे और किसी भी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड रहे, किसी भी ट्रायंगल का दो एडजेसेंट साइड रहे, तो इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस दोनों साइड से बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा। अगर इसमें से एक वेक्टर को हम लोग ए बोल दें, एक वेक्टर को हम लोग बी बोल दें और रिजल्टेंट को आर बोल दें, तो इसी को हम लोग वेक्टर आर इक्वल टू क्या लिखते थे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है यह कि ए भी एक वेक्टर है और बी भी एक वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर को आपको पोजीशन में दिया हुआ होगा क्या कि वेक्टर ए इक्वल टू समथिंग x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप है। ठीक ना, कुछ भी ये वेक्टर आपको गिवन रहेगा। वेक्टर बी भी आपको दिया हुआ रहेगा कि ये भी कुछ भी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप है। तो आप इस दोनों का मैग्नीट्यूड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मॉड ए अगर लिखिएगा तो रूट अंडर कितना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और प्लस z1 स्क्वायर, और अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिखना है तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और प्लस कितना z2 का स्क्वायर। इस दोनों के बीच का अगर आपको एंगल दे दे कि इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यदि कुछ थीटा दे दे, तो मैंने आपको रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था क्या कि रिजल्टेंट आर इक्वल टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल हम लोग थे इसी को एक्सटेंड किए थे और एक्सटेंड करने के बाद इस एंगल को क्या बोले थे, थीटा। तब जब इस रिजल्टेंट का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो कितना निकाला था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर में। और इसी में मैं आपको रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के दिखाया था जो कि कितना था, a प्लस बी के बराबर में, चाहे तो मॉड में लिख लें, और आर मिनिमम का भी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के बराबर में। यही जो मॉड ए है उसको a बोलते हैं और जो मॉड बी है उसको b बोलते हैं। इतनी बातें आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं बताया था। दूसरी बात कि यदि हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो माने थे क्या कि वेक्टर ए के साथ यदि ये रिजल्टेंट अल्फा एंगल बना रही है तो tan अल्फा इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। देखो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी अपने को देखना है तो सबसे पहला काम है ये देखना कि दोनों वेक्टर का टेल से टेल मिला है कि नहीं या हेड से हेड मिला है कि नहीं। तो यहाँ वेक्टर ए और आर का टेल से टेल मिला है, मतलब एंगल यही होगा। अगर मान लिए थे क्या कि वेक्टर बी के साथ ये रिजल्टेंट अगर बीटा एंगल बनाया था, हेड से हेड मिला हुआ है तो यही छोटा वाला एंगल होगा। अगर बीटा एंगल बना रहा था तो आप देखिए कि ये अल्फा और बीटा अपोजिट एंटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और जो थीटा है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो 7th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें कहा जाता है क्या कि जो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर में होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात देखो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लीजिए कि कहीं पर कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह का है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह का है कि इसको अगर हम लोग बोल दें कि ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और इधर है कहीं ये आपका z एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट है कितना 0 0 0, और इसमें वेक्टर जो अब की बार है ये वेक्टर कहीं ओरिजिन से नहीं शुरू होता है, कुछ इस तरह से कोई वेक्टर है, इस तरह से कोई वेक्टर है वेक्टर r, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको कुछ भी दिया हुआ है x1 y1 और z1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी कुछ दिया हुआ है x2 y2 और z2। तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि इस वेक्टर को जो लिखने का सबसे आसान सा तरीका है वो वेक्टर r इक्वल टू, ध्यान देना कि जब ओरिजिन से शुरू होता था तो ओरिजिन से शुरू होता था और कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रहता तो हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप लिखते थे, क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप ध्यान से देखिए तो इसको x माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, y माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं, z माइनस 0 लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब कि जब कोई भी वेक्टर अपना ओरिजिन से होता था
तो ओरिजिन से होता था और इसका पॉइंट अगर हम एक्स वाई जेड बोलते थे तो x माइनस जीरो इंटू वाई कैप, y माइनस जीरो इंटू जे कैप और z माइनस जीरो इंटू के कैप लिखते थे। ठीक इसी तरह से अगर हमारे पास अब की बार जो वेक्टर है वो वेक्टर ओरिजिन से नहीं है, कहीं और से भी है, तो कहीं और से है तो इस वेक्टर r को हम लोग क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और प्लस z2 माइनस z1 कितना के कैप। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर हमेशा ओरिजिन से ही शुरू हो रहा हो, वेक्टर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और जहां से स्टार्ट होगा और जहां पे खत्म होगा इस दोनों का पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ रहे तो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कहिएगा क्यों? तो क्यों का मतलब क्या, देखो कि जब हम लोग x डिस्टेंस में चलेंगे, जब हम लोग x डिस्टेंस में चलेंगे तो ध्यान देना कि x डिस्टेंस में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है कितना, तो यहां से यहां तक कितना दूर चलना पड़ेगा, x2 माइनस x1 डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही x2 माइनस x1 डिस्टेंस चले किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, इसीलिए आई कैप लिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर y डायरेक्शन का बात करें तो आप देखिए कि y डायरेक्शन में यहां पर थे हम, तो कोऑर्डिनेट था कितना, y1, और जब हम यहां से यहां पहुंच गए तो y में ये कोऑर्डिनेट हो गया कितना, y2, और आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक मैंने कितना डिस्टेंस चला, तो y2 माइनस y1, तो कितना डिस्टेंस चला, y2 माइनस y1 किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, इसीलिए क्या लिखे, इसी तरीके से z डायरेक्शन में z2 माइनस z1 और z डायरेक्शन में चले इसीलिए क्या, k क्या। इतनी बातें समझ में मेरे ख्याल से आपको अभी तक आई होगी, जो हम लोग पूरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखे थे, पोजीशन वेक्टर देखे थे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखे थे, और इसी कहानी को यहाँ पर समाप्त करते हुए आज हम लोग बढ़ेंगे वेक्टर एडिशन के अगले एपिसोड में, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए जैसे ही आपका ट्रायंगल लॉ इंपॉर्टेंट था स्टेटमेंट, ठीक उसी तरीके से आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि ये कहता क्या है, पहले इसके स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। कहेगा क्या कि इफ टू वेक्टर्स आर two adjacent side, if two vector are two adjacent side of a parallelogram having same initial point, किसी भी वेक्टर का टेल जो होता है उस टेल वाले पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? और एक ही वेक्टर के टाइप्स में मैं आपको बोला था क्या कि बहुत सारा टाइप्स हो सकता है किसी भी वेक्टर का, इनफाइनाइट टाइप्स हो सकता है, हम लोग जितना नाम बनाएंगे उतना टाइप्स हो सकता है। तो जैसे आपको कोलिनियर कोप्लेनर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, उसी तरीके से वेक्टर के टाइप्स में एक ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा वेक्टर हो और सबका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, और ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे क्या, को इनिशियल वेक्टर। मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले एक से अधिक वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? रटने का जरूरत नहीं है, बस नाम से देखना है चीजों को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड का मतलब साथ वाला साइड है, और दोनों का इनिशियल पॉइंट भी क्या है, सेम है, देन द रिजल्टेंट विल बी the diagonal of that parallelogram with same initial point। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को हम लोगों को देखना है। तो देखिए कि पैरेललोग्राम लॉ का जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करते हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है इस स्टेटमेंट का कि यदि अपने पास दो वेक्टर है
और ये दोनों वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड है, तो मान लो कि ये है दो वेक्टर, और इस दो वेक्टर में मैं एक का नाम रख लेता हूं वेक्टर ए और एक का नाम रख लेता हूं वेक्टर बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये। इफ टू वेक्टर्स आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, दो वेक्टर है, किसी भी पैरेललोग्राम लॉ का, किसी भी पैरेललोग्राम का दो साथ वाला साइड है और दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, एक है। तो आप क्या करिए कि इस दोनों साइड से मन ही मन क्या करिए, तो एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाइए। तो इमेजिनरी पैरेललोग्राम कुछ कैसा होगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। इमेजिनरी पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का। हम मन ही मन एक इमेजिन कर लिए कि इस दो साइड से बनने वाला पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का होगा। तो कह रहा है क्या कि इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो अब देखो कि इसमें दो डायगोनल पॉसिबल है, तो दो डायगोनल में एक डायगोनल ये वाला है और एक दूसरा डायगोनल ये वाला है। तो कौन सा डायगोनल को लेंगे, तो विथ सेम इनिशियल पॉइंट, मतलब जिस इनिशियल पॉइंट से ये दोनों वेक्टर था उसी को हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला डायगोनल, सेम इनिशियल पॉइंट्स। बातें समझ में आ रही कि नहीं। रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर आर बोलेंगे, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर होगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर में। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। ये स्टेटमेंट ही है, क्या कहता है कि विथ सेम इनिशियल पॉइंट, इसी इनिशियल पॉइंट से रिजल्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब कोई लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो उस लॉज को हमको अक्षरशः पालन करना पड़ता है, मतलब एक एक वर्ड को फॉलो करना है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि साइंस में कहीं क्रिकेट हो रहा है नेचर में, और उस क्रिकेट मैच पर कोई जानकार आदमी लॉ बना दिया तो हमको जो बताएगा हम वही जानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में यही कह रहा है क्या कि इनिशियल पॉइंट सेम रहना चाहिए सबका। आप ऐसे सोचो, मान लो कि दो फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, एक फोर्स मान लो इधर 10 न्यूटन का और एक फोर्स मान लो कि इधर लग रहा है कितने का, 20 न्यूटन का। आप सिंपल सोचो कि किसी बॉडी में अगर हम रस्सी बांध दें और रस्सी बांध के एक आदमी 10 न्यूटन से इधर खींचे, एक आदमी 20 न्यूटन से इधर खींचे, तो ये बॉडी कभी इधर की तरफ मूव करेगी क्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस बॉडी का मूवमेंट किधर की तरफ होगा, इस बॉडी का मूवमेंट कुछ इस तरह का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इसका रिजल्टेंट कौन सा वाला डायगोनल होगा। तो हम लोग कॉमन लॉजिक से इन बातों को समझ सकते हैं। अब सवाल वही उठता है कि अगर ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए मैं आपको एक शब्द में क्या बोला, मैं आपको एक शब्द में क्या बोला कि एक शब्द में जो दो वेक्टर दिया हुआ है उस दोनों वेक्टर का अगर टेल से टेल मिला हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं मिला हुआ है तो तुम पैरेलल शिफ्ट करके क्या करो, टेल से टेल को मिला दो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए कि अगर आपसे बात किया जाए क्या कि अपने पास दो वेक्टर है, वन वेक्टर इज लाइक दिस एंड अनदर वेक्टर इज लाइक दिस, दिस इज नोन एज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कहेगा कि बताओ रिजल्टेंट कैसा होगा। तो इस रिजल्टेंट को देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पैरेलल शिफ्ट कर देंगे किसी एक वेक्टर को, और पैरेलल शिफ्ट करके हम इसके टेल से टेल को क्या करेंगे, मिला देंगे। इससे वेक्टर बी चेंज नहीं हुआ, पहले जैसा डायरेक्शन था अभी भी वैसा ही डायरेक्शन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले जितना लंबा था अभी भी उतना ही लंबा है, इसके लेंथ में और डायरेक्शन में कोई चेंज, मतलब वेक्टर पर कोई फर्क। दूसरा स्टेप क्या करना है, तो दूसरा स्टेप में इस दोनों को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हुए एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम हमको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ये पैरेललोग्राम हो गया, और इस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जिस डायगोनल से ए और बी दोनों स्टार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। और क्या लिखेंगे कि जो वेक्टर आर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर में होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है ट्रायंगल लॉ के जैसे, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर कोई लोचा नहीं है। एक लाइन में याद रखना है क्या कि दोनों साइड अगर पैरेललोग्राम का साइड है, साथ वाला साइड है, तो दोनों को हम मन में मान करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा
उसी डायगोनल को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आ रहा है। अब अगर रिजल्टेंट मिल गया है तो अपने पास है क्या कि इस रिजल्टेंट का अपने को मैग्नीट्यूड भी निकालना है और इस रिजल्टेंट का अपने को डायरेक्शन भी निकालना है। कैसे निकाला जाए इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे, कैसे निकाला जाए इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे और बात करके चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि एक अच्छा सा डायग्राम बनना चाहिए। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाने के लिए मैं इस डायग्राम को हटाता हूं यहां से और एक सुंदर डायग्राम हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के लिए देखते हैं, जिसमें हम लोग मानते हैं क्या कि ये वाला वेक्टर एक वेक्टर है अपना वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर एक वेक्टर है अपना वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारे पास गिवन है कितना, थीटा। ये थीटा सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, सही लगा हुआ है। क्यों कि टेल से टेल मिला हुआ है और अंदर वाला एंगल छोटा वाला एंगल भी है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल यही वाला थीटा होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि इस दोनों को आप क्या करिए कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हुए आप मन में एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो मन में अगर एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया, मन में अगर एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया, तो इमेजिनरी पैरेललोग्राम बन गया भाई, तो अब क्या करो कि इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करो। डायगोनल कौन सा वाला, तो वो डायगोनल जो सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू होता हो, और इसी डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे, अगर ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते होइएगा कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल होगा, ये साइड और ये साइड इक्वल और पैरेलल होगा। अब देखिए जरा सा कि हम इस पे कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं कि इस ए को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, और ए को एक्सटेंड करने के बाद हम यहां से इस पर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और इस परपेंडिकुलर का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं एम, जो पहले रखे थे वही रखते हैं कि चूंकि आपको समझने में चीजें आसान। इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं ओ, इसका नाम रखते हैं पी, इसका नाम रखते हैं क्यू, और इसका नाम कुछ भी एस रख लेते हैं, आर नहीं रखेंगे क्योंकि आर रिजल्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान से देखिए, तो अगर ये बी है तो ये वाला भी बी होगा कि नहीं होगा, होगा। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। और जरा सा ध्यान से देखो कि अगर ऊपर का इतना पार्ट इसमें से उड़ा दिया जाए तो ये ट्रायंगल लॉ वाला ही तो डायग्राम है, पूरा कैलकुलेशन सेम चला जाएगा कि नहीं। तो मैं उतना कैलकुलेशन करूंगा नहीं, आप घर से करके लाएंगे, और घर से करके लाएंगे तो मैं सीधे यहां भी क्या लिखूंगा कि जो रिजल्टेंट आर होगा यहां भी कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर में। और अगर ये मान लें कि वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां भी हम लोग जो लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर में। अगर हम मान ले यहां पर अल्फा जो है ये क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आर, कि ए और आर के बीच में जो एंगल है, ए और आर के बीच में, उसको क्या बोले हैं, अल्फा। अगर मान लो कि बीटा जो है, अगर मान लो कि बीटा इज एंगल बिटवीन, अगर मान लेते हैं कि बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर आर मान लें, तो वेक्टर बी और वेक्टर आर के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला, दोनों का टेल से टेल मिला हुआ है, छोटा एंगल ये है, इसको क्या बोल देते हैं। तो जरा सा देखो, तो अल्फा और बीटा को ऐड कर देंगे तो पूरा थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां भी सेम रिजल्ट रह जाएगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, पूरी कहानी सेम है कि करने की जरूरत है। तो ये आपको याद रखना है हमेशा ही, इसका यूज आपको शुरू से ही देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे ही हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और वहां फोर्स निकालना पड़ेगा, तो वहां हम लोग पैरेललोग्राम का बखूबी से यूज करेंगे। तो बखूबी से यूज करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यदि दो वेक्टर है, कैसा भी है, दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसको मन में मानते हुए एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और ये वाला जो डायगोनल होगा यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दोनों दिया हुआ रहेगा, दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ रहेगा।
तो अगर ए और बी पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये था आपका क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से एक और लास्ट लॉ है जिसको हम लोग पॉलीगॉन लॉ भी कहते हैं। तो पॉलीगॉन लॉ में अभी तक हम लोग देखो कि केवल दो वेक्टर को जोड़े हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को। लेकिन यदि दो से ज्यादा वेक्टर रह जाए, 3 वेक्टर रहे, 4 वेक्टर रहे, 5 वेक्टर रहे, 500 वेक्टर रहे, तो उसको कैसे ऐड करना है, ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो पॉलीगॉन लॉ है, वो पॉलीगॉन लॉ जो है वो ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है। वो क्या है? ट्रायंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है। देखना जरा सा कैसे जो। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इसका हमको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे नजर में ये रहना चाहिए, पॉलीगॉन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये पॉलीगॉन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन जो कहेगा अपने को, ये क्या कहेगा, जरा सा ध्यान देना। कहेगा क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर रहे और सेम ऑर्डर में रहे। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर रहे, इफ 2 और more vectors, if 2 or more vectors are in same order, are in same order, यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर रहे और सेम ऑर्डर में रहे, then their resultant will, then their resultant will the vector joining the tail of first vector, and the head of last vector in opposite order, अब इसका मतलब क्या हुआ, इन अपोजिट ऑर्डर? इसका मतलब क्या हुआ, जरा सा ध्यान देना। ये कह रहा है क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक वेक्टर हो और सेम ऑर्डर में हो, तो जरा सा मानो कि 2 या 2 से अधिक वेक्टर हम मानते हैं सेम ऑर्डर में। वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3, वेक्टर नंबर 4, वेक्टर नंबर 5, इतना काफी है। 5 वेक्टर हम माने, और ये पांचों का पांचों वेक्टर जो है ये सेम ऑर्डर में है। और इस वेक्टर का नाम भी हम रख लेते हैं क्या, ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 वेक्टर मैंने माना है। कह रहा है क्या कि इस पांचों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले के टेल और आखिरी के हेड, पहले का टेल का मतलब ये पॉइंट और आखिरी के हेड का मतलब ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ही वेक्टर होगा, और ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो अपोजिट ऑर्डर पहचानने का मैं आपको एकमात्र तरीका बताया था क्या, कि ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका हेड से हेड मिल जाए और टेल से टेल मिल जाए। तो भाई अगर यहां पर रिजल्टेंट हम लोग बनाएंगे तो अपोजिट ऑर्डर में देखो, टेल से टेल लगा दी और हेड से हेड लगा दी, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रिजल्टेंट आर। और अच्छी बात यह है कि वेक्टर आर इक्वल टू जो है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। अगर इससे ज्यादा रहेगा तो और भी डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया कि नहीं? अब कहोगे कि सर ये क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आया। बात समझ में आ रहा है? तो आप रटवा दिए। ट्रायंगल लॉ तुमको याद है कि यदि 2 साइड सेम ऑर्डर में रहे तो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट होगा। जरा सा देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट के बारे में जरा सा देखो ध्यान से, कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट ये वाला होगा कि नहीं होगा। दोनों सेम ऑर्डर में है, तीसरा साइड है ट्रायंगल का, अपोजिट ऑर्डर में होगा। और इस रिजल्टेंट को अगर मैं थोड़ा देर के लिए मान लो R1, तो ये बताओ यहां से देखो कि R1 इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर। अच्छा, अब जरा सा देखो वेक्टर R1 को देखो और तुम देखो वेक्टर C को। तो R1 और C भी सेम ऑर्डर में है। R1 और C किस में है? अगर R1 और C का मुझे रिजल्टेंट लिखने का मौका मिले तो इसका रिजल्टेंट ये वाला लिखेंगे कि नहीं, तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में। इस रिजल्टेंट को हम लोग थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं, R2।
आप ये बताइए कि R2 इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे वो R1 और प्लस वेक्टर C लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। R1 और C ट्रायंगल का दो साइड है, दोनों सेम ऑर्डर में है, और इसका तीसरा साइड रिजल्टेंट R2 है, तो अपोजिट ऑर्डर वाला सेम ऑर्डर वाले के सम के ऊपर क्या निकाले हैं? R1 के जगह पर A प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो वेक्टर A प्लस बी और प्लस में कितना वेक्टर R2 का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? जरा सा देखो कि R2 और D को देखो तो ये भी सेम ऑर्डर में है, ट्रायंगल का दो साइड भी है। तो अगर हम यहां से तीसरा साइड बनाएंगे तो तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में कैसा बनेगा? मान लो इसको थोड़ा देर के लिए, इसका नाम क्या है? R3। तो R3 अपोजिट ऑर्डर में है, D और R2 सेम ऑर्डर में है। इसका मतलब कि जो हम लोग R3 लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? वेक्टर R2 और प्लस वेक्टर कितना? जरा सा देखो कि R2 को हम वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप प्लस में कितना वेक्टर R3 निकल के आ गया। अब जरा सा देखो कि R3 और E सेम ऑर्डर में है और ये रिजल्टेंट R अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो वेक्टर R इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, जो वेक्टर R इक्वल टू हम लोग लिखेंगे वो R3 प्लस वेक्टर E लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब देखिए कि R3 के जगह पर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D और लास्ट में कौन सा वेक्टर? यही है क्या रिजल्टेंट? पॉलीगॉन लॉ नथिंग मोर अबाउट ट्रायंगल लॉ। पॉलीगॉन लॉ ट्रायंगल लॉ के अलावा कुछ है ही नहीं। बार बार ट्रायंगल लॉ लगाने से ही पॉलीगॉन लॉ बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस इसका आपको स्टेटमेंट याद रखना है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है कि यदि दो या दो से अधिक वेक्टर रहे, सेम ऑर्डर में रहे, तो इस सब का जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल और आखिरी वाले के हेड को मिलाने वाला वेक्टर होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने तीन लॉ पढ़ा। एक एडिशन का पढ़ा, एडिशन में तीन लॉ पढ़ा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। बहुत जगह पर हमको ट्रायंगल लॉ लगाना पड़ेगा, बहुत जगह पर हमको पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ेगा। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है ट्रायंगल लॉ में क्या, कि यदि दो वेक्टर है और दो वेक्टर इस तरह से है कि ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है और सेम ऑर्डर में है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इससे बनने वाले ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। और तीसरा साइड किस ऑर्डर में? अपोजिट। अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल से टेल मिलना चाहिए और हेड से हेड मिलना चाहिए। वेक्टर में ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑर्डर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पैरेललोग्राम लॉ में मैं आपको क्या बोला कि यदि दो वेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो आप इमेजिनरी पैरेललोग्राम मन में बना लीजिए। उसी इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल होगा उसी डायगोनल को हम लोग क्या कहेंगे? रिजल्टेंट कहेंगे। और इस रिजल्टेंट के कैलकुलेशन में आपको मैं पूरा का पूरा दिखा दिया कि सेम टू सेम ये ट्रायंगल लॉ वाला कैलकुलेशन है। कल के वीडियो में आपको दिखाया था, कल के क्लास में मैं आपको दिखाया था कि ये पूरा का पूरा कैसे ट्रायंगल लॉ था, बस ये ऊपर वाला पार्ट खत्म था। तो ये बी है तो ये भी बी होगा, क्यों कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। अब देखो कि अगर ये दो लाइन है, ये वाला लाइन ये और ये वाला लाइन ये, तो पैरेलल लाइन है तो एक ट्रांसवर्सल काटेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जितना ये होगा उतना ही ये होगा, होगा कि नहीं? तो जितना एंगल ये थीटा उतना ही एंगल। अब देखो कि पूरी की पूरी कहानी कैसी है? ट्रायंगल लॉ के जैसी है। तो उतना लंबा चौड़ा कहानी लगाते नहीं है, चाहे ट्रायंगल लॉ हो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, चाहे कोई भी लॉ हो। वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही रहेगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा थीटा के बराबर में ही रहेगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब थोड़ा सा दिमाग में ये भ्रम आता है कि सर अगर एडिशन पढ़ रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन नाम का भी कुछ होता होगा। अगर हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन नाम का भी कुछ होता होगा। देखो इसको मेनली पढ़ाया नहीं जाता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को, लेकिन सब्ट्रैक्शन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपके साथ आऊंगा और थोड़ा सा मैं सब्ट्रैक्शन को डिस्कस करना चाहूंगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि सब्ट्रैक्शन से पहले मैं आपको कभी एक पॉइंट बताया था क्या? मैं आपको एक पॉइंट क्या बताया था कि इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा हो?
सेम हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों क्या हो, अपोजिट हो, किसमें, इन डायरेक्शन। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो अगर इस वाले को वेक्टर ए बोलेंगे तो जो इसका अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर होगा, इस डायरेक्शन वाले अपोजिट को, देखिए दोनों का लेंथ सेम है, तो अगर इसको हम लोग वेक्टर ए बोलते थे तो इसको हम लोग माइनस ऑफ वेक्टर ए बोलते थे, याद होगा आपको। या अगर इस दोनों का नाम हम लोग अलग अलग लिखते थे, इसका नाम ए और इसका नाम बी, तो हम लोग यही लिखते थे क्या, कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। आप दोनों एक ही बात कह सकते, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको ए बोलेंगे तो इसको माइनस ए बोले, अपोजिट डायरेक्शन माइनस साइन बता रहे हैं। इतना बात आपको याद है कि नहीं याद है। तो आप देखिए जरा सा कि जो आपका ट्रायंगल लॉ है, वो ट्रायंगल लॉ में हम लोग अभी तक एडिशन पढ़े थे, और इसी एडिशन में अगर हमसे कोई आदमी कह दे कि भाई जरा सा बताओ कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा, ठीक ना। तो सबट्रैक्शन ऑफ जो वेक्टर होगा, ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई नई चीज नहीं है, ये भी आपकी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ही बनेगा। बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम लोग क्या लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो जब कॉन्सेप्ट में चेंजिंग लाएंगे भाई, तो क्या चेंजिंग लाएंगे, तो देखो ट्रायंगल लॉ अपना क्या कहता था कि यदि दो वेक्टर है अपने पास, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और ये दोनों जो है यदि सेम ऑर्डर में है, दो वेक्टर है अपने पास, एक है वेक्टर ए और एक वेक्टर है क्या, बी, और ये दोनों किस में है, सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता था कि इसका रिजल्टेंट जो होगा ये क्या होगा, थर्ड साइड होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, ए प्लस बी इक्वल टू आर लिखते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता था कि यदि दो वेक्टर है आपका और ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है, सो पैरेललोग्राम का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। अगर हम इसको बोल दें वेक्टर ए और इसको बोल दें वेक्टर बी, तो जो इस दोनों का आपको रिजल्टेंट लिखना है ना भाई साहब, वो रिजल्टेंट लिखने के लिए आप मन ही मन एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, और इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इसी पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे कहानी का रिजल्टेंट बोलेंगे। इस डायगोनल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरी कहानी का हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट बोलेंगे। और ये रिजल्टेंट जो अगर हम लोगों को लिखना है, ये रिजल्टेंट अगर हम लोगों को लिखना है, तो ये रिजल्टेंट कैसे लिखाएगा, तो इस रिजल्टेंट को लिखने के लिए हम लोग इस वाले डायगोनल को उठाते थे, और इस वाले डायगोनल को जब उठाते थे तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, रिजल्टेंट आर। इतना बात आपको याद है। अगर हम लोग ये मान लेते थे क्या कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखते थे, आर इक्वल टू क्या लिखते थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। जरा सा ये देखो कि मेरा मन कह रहा है ये कि अगर b इतना बड़ा आगे इस डायरेक्शन में जाता है तो इसको b बोलते हैं, और इसी चीज को जो हम लोग लिखते थे, इसी चीज को हम लोग ये भी लिखते थे क्या कि वेक्टर r इक्वल टू जो होता था वो वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता था, लिखते थे कि नहीं। अब हम कर क्या रहे हैं कि मेरे मन में थोड़ी सी शैतानी सूझी, और थोड़ी सी शैतानी को लेकर के मैंने क्या किया कि ये b गया है ऊपर की तरफ इतना दूर, तो इसी b को मैं इतना ही दूर नीचे की तरफ भी कर लिया। अब तुम बताओ कि यदि इसको मान लो थोड़ा देर के लिए o, इसको मान लो p, कुछ भी, यदि o से p तक आगे गए b डिस्टेंस, तो o से मान लो कि q तक हम पीछे भी आए और इसका भी डिस्टेंस b ही रखे, तो देखिए तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर दोनों लेंथ में सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगर एक को वेक्टर बी बोल रहे हैं तो इस दूसरे को हम माइनस वेक्टर बी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब जरा सा देखो कि वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी जिस पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, वो पैरेललोग्राम है कुछ इस प्रकार का, वो पैरेललोग्राम है कुछ इस प्रकार का, जिस पैरेललोग्राम का ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, वो पैरेललोग्राम है कुछ इस प्रकार का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये पैरेललोग्राम। अब अगर a और माइनस बी का हम रिजल्टेंट देखें, तो रिजल्टेंट के बारे में ये क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा आपका वो इसी इनिशियल पॉइंट से डायगोनल होगा, और इस रिजल्टेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, r डैश। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब तुम इस ऊपर वाले कहानी को थोड़ा देर के लिए भूलो,
अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में है तो पूरा एंगल कितना होना चाहिए था, और उसमें से ऊपर वाला एंगल हो गया थीटा, इसका मतलब जो ये इतना एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 180 माइनस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऊपर वाला एंगल था थीटा तो नीचे वाला कितना होना चाहिए 180 माइनस। अब जरा सा ये बताओ कि यहां से अगर हमको लिखने का मन करे कि वेक्टर आर डैश इक्वल टू, तो आर डैश इक्वल टू वेक्टर ए, आप प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब यही चीज को अगर हम लिखेंगे तो वेक्टर आर डैश इक्वल टू जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, वेक्टर ए और माइनस कितना वेक्टर, तो ऊपर वाला कहानी एडिशन का है और नीचे वाला कहानी, तो सब्ट्रैक्शन भी कुछ अलग चीज नहीं है, सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन ही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस पूरे कहानी में आप देखिए कि ए का लेंथ यहां भी ए था ऊपर वाले केस में भी, ए का लेंथ नीचे वाले केस में भी ए ही है, बी का लेंथ ऊपर वाले केस में भी बी ही था और नीचे वाले केस में भी बी ही है, लेकिन केवल डायरेक्शन बदल चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क, ऊपर वाले केस में एंगल थीटा लेते थे, नीचे वाले केस में एंगल कितना हो गया। तो अगर ऊपर वाले रिजल्ट में हम केवल थीटा के जगह पर 180 माइनस थीटा कर दें तो ये आर डैश का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा और ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 180 और माइनस कितना थीटा। बात समझ में आ रहा है? अगर 11th में थोड़ा सा ट्रिगो पढ़े होइएगा तो ये बात पढ़े होइएगा कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। और जरा सा आप देखिए कि cos 180 माइनस थीटा को अगर हम लोग माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के बराबर। तो अगर एडिशन ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, अगर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट लिखना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? तो ये एक बढ़िया एप्लीकेशन था जिस एप्लीकेशन का आप एस्टिमेशन अच्छे अच्छे जगहों पर नहीं देखिएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो, कोई भी बड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग हो, कोई भी बड़ा टीचर हो, हमारे रेंज में तो नहीं कोई होगा तो ये सब चीज पढ़ाएगा। अगर ये सब चीज पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से बच्चा भागेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन चीजों को सीखना है। देखिए कोई भी चीज भारी होता नहीं है। हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज आपको भारी लग गया हो सकता है कि कोई चीज आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, लेकिन इसी चीज को हमको क्या करना है कि बार बार रिपीट करना है, डिस्कस करना है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर टफ चीज पढ़ा दी और आप छोड़ के भाग गए तो वहां मेरा भी मेहनत खत्म और आप में भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर इसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करके हम लोग डिस्कस करके इस चीज को सीख जाएंगे तो आप भी अच्छे हो जाएंगे और हमको भी अच्छा लगेगा। तो मैंने एक बढ़िया चीज पढ़ाया, आपने सीखा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं क्या बोला था कि अगर वेक्टर ए वेक्टर बी था, दोनों के बीच का एंगल थीटा था, तो रिजल्टेंट ये वाला डायगोनल होता। आर इक्वल टू ए प्लस बी लिखते थे पैरेललोग्राम लॉ में, और आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते थे। लेकिन अगर मैं क्या बोला कि आपको मैं कभी ये चीज पढ़ाया था क्या कि दो वेक्टर इक्वल हो मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हो डायरेक्शन में, तो एक को अगर वेक्टर ए लिखेंगे तो दूसरे को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो बताओ कि ये बी ऊपर के तरफ इतना दूर गया तो प्लस बी है, तो अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही बड़ा ले लेंगे तो माइनस वेक्टर बी हो जाएगा कि नहीं? अब हमको अगर ए और माइनस बी का रिजल्टेंट लिखना है तो ए और माइनस बी को साइड मान के पैरेललोग्राम बनाएंगे और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा, इस रिजल्टेंट को आर डैश बोल दिए। आर डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। कितना हो जाएगा, ए माइनस, क्या बदला? तो यहां से यहां तक अगर ये एंगल थीटा था, तुम जरा सा ध्यान से देखना इस चीज को, एंगल समझना कि हम लोग पहले केस में आप देखिए कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, पी से लेकर के क्यू तक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन जो पूरा एंगल बनाएगा, ये पूरा एंगल कितने का बनाएगा, 180 डिग्री का। मैं आपको क्या बोला था कि पहले कंडीशन में ए और बी के बीच का एंगल था कितना, तो दूसरे कंडीशन में जो ए और माइनस बी के बीच का एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। पूरी कहानी में आप देखिए कि यहां भी बी का लेंथ इतना ही था और यहां पर भी इसका लेंथ नहीं बदला है, ए का भी लेंथ नहीं बदला है, लेकिन रिजल्टेंट बदल गया। यहां अलग रिजल्टेंट, यहां अलग रिजल्टेंट, और साथ साथ में थीटा भी बदला है। तो अपोजिट डायरेक्शन में कर लेने से कुछ बदला नहीं, जो पहले थीटा था वो कितना हो गया,
180 माइनस थीटा, तो उसी फॉर्मूला में थीटा को 180 माइनस थीटा से अगर रिप्लेस कर देंगे तो एक नया रिजल्टेंट हमको मिल जाएगा आर डैश का। और अच्छी बात यह है कि जो आर डैश है वो क्या है, तो आर डैश वेक्टर ए और वेक्टर बी का डिफरेंस है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से वेक्टर एडिशन का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में याद रखना है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। यह हमेशा आपके जीव पर याद होना चाहिए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपके जीव पर याद होना चाहिए। और यूनिट वेक्टर के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बन जाता है, यह भी आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। ये सब पिछले लेक्चर की बातें। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग यहां पर करेंगे कंप्लीट। एडिशन में ही हम लोग 2 टर्म पर है। एडिशन के लिए 3 लॉ पर है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इसी में हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी एक चीज देख लिया जो कि कुछ यूनिक नहीं था, एडिशन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से हम लोगों को अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में आप देखिए कि हमारे पास 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं। तो 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं। 2 तरह के फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सा है? तो एक है आपके पास स्केलर क्वांटिटी और एक है आपके पास क्या, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये चीज तुम देखना। कि इस चीज को हम लोग पहला चीज क्या कर सकते हैं, स्केलर इंटू स्केलर, 3 गुने 5 जैसे करते थे और हमेशा ही लिखते थे कैसा, 15। स्केलर का मल्टीप्लीकेशन ये आपको आता है कि स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और करते रहेंगे। दूसरा चीज है क्या कि स्केलर इंटू स्केलर होने के बाद हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, स्केलर इंटू वेक्टर। और तीसरा क्या हो सकता है, वेक्टर इंटू वेक्टर। तो इस चीज में हम लोग वेक्टर इंटू वेक्टर में 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। इस वेक्टर इंटू वेक्टर में 2 तरह का मल्टीप्लीकेशन होता है। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को इस सिंबल में लिखते हैं और जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग जो है सो क्या लिखते हैं, क्रॉस सिंबल के साथ लिखते हैं। तो फिजिक्स में इस दोनों मल्टीप्लीकेशन के सिंबल का मीनिंग अलग अलग होता है। बात समझ में हो रहा है? लेकिन मैथ्स में हम लोग वो भी डालते हैं, ये भी डालते हैं, जब जैसा मन करे डालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर हमको 2 अलग अलग और मेनली स्केलर इंटू स्केलर का मल्टीप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, इसको छोड़ देंगे। इसमें स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो हमेशा ही रिजल्ट जो आएगा वो आपका कैसा आएगा, वेक्टर। अगर दोनों स्केलर रहे तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, स्केलर। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर रहे तो रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका क्या, स्केलर। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पूरे कहानी को हम लोग इसमें से स्केलर इंटू वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग अगर मैथ्स कहीं पढ़ते होंगे तो शुरुआती चैप्टर ये एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट आपको मेरे ख्याल से एक्सपेंड करना सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया गया है तो हम लोग एक दिन में डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीखेंगे और डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख के क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद वेक्टर खत्म कर लेंगे, मतलब हार्डली 2 क्लास या फिर 3 क्लास में वेक्टर खत्म करेंगे। इसके बाद मैथ्स का 2 टॉपिक पढ़ना है हमको, बेसिक, एक दिन इंटीग्रेशन और एक दिन डिफरेंशिएशन। बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जितने का यूज हम लोगों को फिजिक्स में होने वाला है। और उसके बाद हम लोग अपने 12th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरे एनर्जी के साथ शुरू करेंगे। और ये वादा है कि एक एक शब्द तुमको फील हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं पहले ही कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स जो है